हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं एक बार फिर से इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड लेबर लॉज की क्लास 2। आई नो कि थोड़ा सा लेट हो गया, मेरी तबीयत ख़राब थी। जैसा कि मैंने आपको कम्युनिटी पोस्ट में बता दिया था कि मुझे हाई फीवर हो गया था, इस वजह से वीडियोस नहीं आ रहे थे। बट अब मुझे काफ़ी आराम है, थोड़ा सा गला बस ख़राब है, बाकी मुझे काफ़ी आराम है। तो अब आपको रेगुलर वीडियोज़ मिलेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो नेक्स्ट जो वीडियो हमारा अभी गया है, उस वीडियो में हमने पढ़ा था वेज कोड के बारे में। पहले तो हमने पढ़ा था कि इंडस्ट्रियल रिलेशंस क्या होते हैं, लेबर लॉज क्या होते हैं, और उसके बाद हमने पढ़ा था कि 4 प्रकार के कोड हैं जिन्हें अभी 29 लॉज को सब्स्यूम करके बनाया गया है। और उसमें जो पहला कोड था वेज कोड, हमने उसे पढ़ा था। तो आज के लेक्चर में हम नेक्स्ट कोड पढ़ेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे सोशल सिक्योरिटी कोड 2020। तो सबसे पहले जानेंगे कि सोशल सिक्योरिटी कोड क्या होता है, फिर उसके बाद इसे पूरा डिटेल में समझेंगे, इलेबरेट करेंगे, और उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट MCQs भी हम इसमें देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जब मैंने पिछली बार आपको वेज कोड बताया था तो मैंने ऑलमोस्ट उसमें सब कुछ कवर कर लिया। वेज कोड में जितना भी वेज कोड के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट है वो सारा मैंने कवर कर लिया है, लेकिन उसमें एक चीज़ रह गई थी और वो है सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड। तो वो इस लेक्चर में हम बस एक बार में कवर कर लेते हैं, तो हमारा वेज कोड पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड क्या होती है कि ये कोड प्रोवाइड कराता है सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड। कौन सा कोड? वेज कोड। और इसमें 2 प्रकार के लोग होंगे, एक होगा एम्प्लॉयर्स और एक होगा एम्प्लॉयज़, और दोनों इक्वल नंबर पे होंगे, यानी जितने एम्प्लॉयर्स होंगे उतने ही एम्प्लॉय होंगे। और एक होगा इंडिपेंडेंट पर्सन। इंडिपेंडेंट पर्सन यानी जो व्यक्ति अकेले तौर पे अपना काम स्टार्ट कर रहा है या ऑलरेडी खुद से उसने कोई काम स्टार्ट किया है, उसको भी इसमें रखा जाएगा। लेकिन ध्यान हमें ये रखना है कि नॉट एक्सीडिंग 1/3 ऑफ द टोटल मेंबर, यानी जितने टोटल मेंबर हैं उसका 1/3 से अधिक ये नहीं होना चाहिए। यानी एक एम्प्लॉयर, एक एम्प्लॉय और एक जो इंडिपेंडेंट पर्सन है, ये जो टोटल मेंबर सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड निर्धारित कर रही है उसका 1/3 यानी 1/3 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और इस बोर्ड ने 5 रिप्रेजेंटेटिव रखे हैं जो कि स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा नॉमिनेटेड होंगे और सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर इसको नॉमिनेट किया जाएगा। तो बस ये 2 बातें आपको सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड में ध्यान रखनी है कि इसमें कौन कौन से मेंबर्स हो सकते हैं और इसे कौन नॉमिनेट करेगा। बस ये 2 ही मेन बात थी सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड के बारे में, और ये सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड वेज कोड के अंतर्गत बनाने का निर्धारण किया गया है। तो ये सिंपली था जो मैंने आपको बहुत आसानी से बता दिया, और हमारा यहाँ पर वेज कोड कंप्लीट हो गया। तो चलिए जो नेक्स्ट कोड है सोशल सिक्योरिटी कोड, उसे हम अब स्टार्ट करते हैं। तो ये है सोशल सिक्योरिटी कोड। मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि वेज कोड के अंदर कौन कौन से लॉस को सब्स्यूम किया गया है। तो इसमें हम आपको बता रहे हैं कि सोशल सिक्योरिटी कोड के अंदर कौन कौन से लॉस को सब्स्यूम किया गया है। वैसे तो बहुत सारे लॉज हैं जिसको इसके अंदर डाला गया है, लेकिन हमें कुछ इंपॉर्टेंट ही नाम ध्यान रखने हैं, जैसे कि एम्प्लॉयज़ प्रोविजन फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट 1952। ये याद रखना है कि फंड्स वाला जो प्रोविजन फंड वाला जो कोड है वो सोशल सिक्योरिटी में डाला गया है। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। एक फंड वाला हो गया, एक स्टेट इंश्योरेंस वाला हो गया, यानी एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948। कंपनसेशन, अब सिक्योरिटी है तो सिक्योरिटी में हमें कंपनसेशन मिलता है, तो हम इससे ध्यान रख सकते हैं, थोड़ा रिलेट कर सकते हैं कि जो कंपनसेशन एक्ट 1923 है ये भी कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी के अंदर ही रखा गया है। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, ये आप ध्यान रखें तो अच्छी बात है, बट ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये जो मैंने ऊपर के 3 बताए ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सोशल सिक्योरिटी है यानी सामाजिक सुरक्षा, तो समाज की सुरक्षा में महिलाओं की सुरक्षा तो बहुत इंपॉर्टेंट है, और महिलाओं की सुरक्षा के लिए उन्हें मैटरनिटी बेनिफिट देना है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, जितने इंपॉर्टेंट है मैं इसे टिक कर रही हूँ। पेमेंट ऑफ ग्रेट्यूटी एक्ट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पेमेंट ऑफ ग्रेट्यूटी एक्ट 1972 को किस कोड के अंदर रखा गया है ये पूछा जा सकता है, तो आपको बताना है कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी। अभी ग्रेट्यूटी क्या होती है? ग्रेट्यूटी होती है जैसे कोई व्यक्ति बहुत दिनों तक किसी भी कंपनी में काम करता है। मान लीजिए कोई एम्प्लॉय है, वो एक कंपनी में बहुत दिनों तक, बहुत दिनों का मतलब मिनिमम 6 महीने तक काम करता है। तो अब उसने इतने दिन काम किया है, अच्छा काम किया है, भरोसेमंद काम किया है, तो उसे एक गिफ्ट तो मिलना चाहिए, उसे एक तोहफा तो मिलना ही चाहिए। तो जो तोहफा होता है, जो गिफ्ट होता है, जो एक कंपनी के द्वारा एम्प्लॉय को दिया जाता है कि उसने बहुत लंबे समय तक उसकी कंपनी में काम किया और बहुत बेहतरीन काम किया है, उसे ही हम ग्रेट्यूटी कहते हैं। समझ गए आपकी ग्रेट्यूटी क्या होती है? तो ये भी किस में आएगा? कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी में। इसके अब ये जो मैंने आपको ऊपर के बताए हैं, जितने भी मैंने टिक किए हैं, ये थोड़े से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि आपसे पूछे जा सकते हैं कि ये किस कोड के अंदर सब्स्यूम किए गए हैं। तो कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी, बाकी के सिर्फ आप एक बार पढ़ लेंगे या 2 बार पढ़ लेंगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। जैसे कि सीनियर वर्कर्स वेलफेयर फंड एक्ट 1981, बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर वेलफेयर सेस एक्ट 1996, अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स सोशल सिक्योरिटी एक्ट 2008। ये सिर्फ पढ़ने हैं, इंपॉर्टेंट मैंने आपको बता दिए कौन ध्यान रखने हैं, क्योंकि बहुत सारे हैं तो इतने सारे आप याद नहीं कर सकते। मेन याद करने हैं, बाकी ध्यान में रखने हैं। इनर स्टेट माइग्रेट वर्कमैन एक्ट 1979, वर्किंग जर्नलिस्ट एंड अदर न्यूज़पेपर एम्प्लॉयज़ एक्ट 1955, ये सब किस में आ रहे हैं? कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी में।
वर्किंग जर्नलिस्ट एक्ट 1958, मोटर ट्रांसपोर्ट वर्कर्स एक्ट 1961, सेल्स प्रमोशन एम्प्लॉयज एक्ट 1976, बीड़ी एंड सिगार वर्कर्स एक्ट 1966 एंड सिने वर्कर्स एंड सिनेमा थिएटर वर्कर्स एक्ट 1981। बस एक बार पढ़ लेंगे, 2 बार पढ़ लेंगे, आपको दिमाग में आ जाएगा कि ये जो लॉज हैं ये सोशल सिक्योरिटी के अंदर सब्स्यूम किए गए हैं। चलिए देखते हैं कि अब ये सोशल सिक्योरिटी कोड के अंतर्गत आता क्या है। जो सोशल सिक्योरिटी कोड है, एसएस कोड यानी सोशल सिक्योरिटी कोड, ये किसी भी इस्टेब्लिशमेंट यानी एवरी इस्टेब्लिशमेंट में इसको अप्लीकेबल करना है। ये आपको फोकस यहाँ पे करना है। एवरी जितने भी जगह पे काम होता है वहाँ पे सोशल सिक्योरिटी कोड अप्लाई होगा। और कितने लोग मिनिमम होने चाहिए, ये जो थ्रेशोल्ड है ये कौन बनाएगा, ये बनाएगी गवर्नमेंट, सरकार। एवरी इस्टेब्लिशमेंट जहाँ पे सोशल सिक्योरिटी कोड अप्लाई होगा वो रजिस्टर्ड होनी चाहिए विद इन सच टाइम एंड इन सच मैनर एज मे प्रेस्क्राइब बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। यानी सेंट्रल गवर्नमेंट जो निर्धारित कर रही है कि इतने टाइम के अंदर इस तरीके से आपको इस कोड को अप्लाई करना है अपने इस्टेब्लिशमेंट में, अपनी कंपनी में, अपने इंडस्ट्री में, तो वो जो सेंट्रल गवर्नमेंट जिस प्रकार बताएगी उस प्रकार आपको उसको अपने इंडस्ट्री में उसको अप्लाई करना है। बस ये छोटा सा बस ध्यान रखना है कि इसको कौन अप्लाई करने के लिए फोकस करा रहा है, वो है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट। अब इसमें क्या क्या होता है, तो मेंटेनेंस रखा जाएगा, रिकॉर्ड्स और रजिस्टर्ड किए जाएंगे, किसको, एम्प्लॉयज़ को। तो एम्प्लॉयर के लिए ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसको क्या क्या मेंटेन करके रखना है। पहला तो नंबर ऑफ आवर्स ऑफ वर्क परफॉर्म बाय एम्प्लॉयज, यानी जितने भी घंटे कोई एम्प्लॉय आप यहाँ काम करता है ये आपको मेंटेन करके रखना है। वेजेस पेड, आपने कितना वेज पेड कर दिया है, कितनी तनख्वाह पेड कर दी, कितनी तनख्वाह पेड करना बाकी है, ये आपको मेंटेन करके रखना है। लीव और लीव वेजेस, कितनी छुट्टियां आपने दी है और उस छुट्टियों का कितना वेज आप दे रहे हैं या आप अभी आपको देना बाकी है, ये आपको मेंटेन करके रखना है। वेजेस फॉर ओवर टाइम वर्क एंड अटेंडेंस, इसके अलावा जो भी वेज आप ओवर टाइम का दे रहे हैं और जो भी अटेंडेंस आपके यहाँ हो रही है, ये सारा कुछ आपको रिकॉर्ड करके रखना है, रजिस्टर्ड करके रखना है, ये एसएस कोड कह रहा है। इसके अलावा इशू वेज स्लिप्स टू द एम्प्लॉयज इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म और अदरवाइज, और जो भी वेज स्लिप है यानी जो आपने तनख्वाह दी है उसकी जो स्लिप्स हैं यानी उसका जो एक फॉर्म आपको कागज़ के रूप में मिलेगा उसे भी आपको एम्प्लॉयज़ को देना है। चाहे तो आप इलेक्ट्रॉनिक रूप में दे सकते हैं या फिर किसी भी और अदर तरीके से आप उसे दे सकते हैं। फाइल रिटर्न इलेक्ट्रॉनिकली और अदरवाइज बिफोर द ऑथराइज्ड ऑफिसर, और आपको जो फाइल ये पूरी तैयार करनी है ये आप इलेक्ट्रॉनिकली भी कर सकते हैं या अदरवाइज यानी कि पेपर वर्क के रूप में भी कर सकते हैं, ताकि कोई भी गजेटेड ऑफिसर, ऑथराइज्ड ऑफिसर जब भी चेक करने आपके यहाँ आए तो आप आसानी से उसे दिखा सके कि मेरे इस्टेब्लिशमेंट में एसएस कोड अप्लाई हो रहा है और हम उसे अच्छे से उसको पालन भी कर रहे हैं। बहुत सिंपल है, आप आसानी से समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट इसमें देखते हैं। इट इज़ कॉमन फॉर एम्प्लॉयज कंपनसेशन टू बी स्ट्रक्चर सच दैट अ सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ टोटल कंपनसेशन वॉज पेबल एज अलाउंसेज। अब एक बात को यहाँ पे ध्यान रखना है, जो भी कंपनसेशन दिया जाता है वो टोटल कंपनसेशन आपके अलाउंसेस से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे कि हमने पिछले वाले लेक्चर में पढ़ा था कि वेज के अंतर्गत क्या आता है, तो वेज के अंतर्गत केवल बेसिक पे, डियरनेस अलाउंस और रिटेनिंग अलाउंस ही आता था। इसके अलावा जितने भी ट्रैवलिंग और रहने का और सब जो अलाउंसेस थे वो सब एक्स्ट्रास थे, तो उसके अंतर्गत आपका कंपनसेशन लेना चाहिए। आपका टोटल कंपनसेशन जो होगा वो आपका जो वेज है, जितनी मेन तनख्वाह यानी जो आपका मेन बेसिक पे है उसके अंतर्गत ही आना चाहिए। which were not included within the meaning of wages that form the basic of contributor for various social benefits such as EPF, ESIC। EPF यानी जो एम्प्लॉयज़ प्रोविजन फंड है या ESIC यानी एम्प्लॉयज़ का जो इंश्योरेंस होता है। तो ये जो EPF हो या फिर इंश्योरेंस हो, ये दोनों की जो चीज़ें हैं ये आपके वेज से निर्धारित होंगी, यानी वेज जितना है उस हिसाब से। जैसे मान लीजिए वेज आपका मेन वेज जो बेसिक पे है वो अगर आपका 10,000 है तो उसका 10% यानी 100 रुपये ही आपको कंट्रीब्यूट करना है। अब ये नहीं कि आप उससे कम कर सकते हैं या फिर उससे उसको ज़्यादा कर सकते हैं, ये आप नहीं कर सकते। अंडर द सोशल सिक्योरिटी कोड द डेफिनेशन ऑफ वेजेस इज ब्रॉडली सिमिलर टू द EPF एक्ट, यानी जो वेज की डिफिनेशन है वो एम्प्लॉयज़ प्रोविजन फंड एक्ट की तरह सेम है बिल्कुल। इसमें क्या किया गया है कि जो वेज है उसको इंट्रोड्यूस किया गया है कि जो एम्प्लॉय रिसीव करेगा मोर देन 50% ऑफ द टोटल रेम्यूनरेशन इन फॉर्म ऑफ अलाउंसेस एंड अदर अमाउंट्स दैट आर नॉट इंक्लूडेड विद इन डिफिनेशन ऑफ वेजेस। जो मैंने अभी आपको बताया कि 50% से ज़्यादा रेम्यूनरेशन आप नहीं कर सकते, 50% से ऊपर आप कंपनसेशन नहीं कर सकते हैं वेज के। वेज अगर आपका 10,000 है तो उसका 50% कंपनसेशन या रेम्यूनरेशन ही दिया जा सकता है। बहुत सिंपल बात, ज़्यादा इसमें कुछ नहीं जाना है। और जो आपका EPF या मतलब एम्प्लॉयज़ प्रोविजन फंड या इंश्योरेंस है वो भी आपका 50% से ऊपर नहीं कटेगा। तो ये सोशल सिक्योरिटी कोड के अंतर्गत आता है। अब सोशल सिक्योरिटी कोड में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई गई है कि कितने प्रकार के वर्कर्स होते हैं। तो वर्कर्स होते हैं, एक होता है होम बेस्ड वर्कर। होम बेस्ड वर्कर जो अपने घर में रहकर ही कोई काम कर रहा है, जैसे कई आपने देखे होंगे जैसे मेस चलता है जहाँ पे ज़्यादातर स्टूडेंट्स
रिलेट कर पाएंगे कि मेस चलता है तो क्या वो घर में ही खाना बनाते हैं और आपको डिलीवर करते हैं, या मान लीजिए आप उसी घर में रह रहे हैं तो वहीं बनाते हैं और वहीं आपको डिलीवर करते हैं। तो ये होम बेस्ड वर्कर हो गए। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वर्कर, अब सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वर्कर वो होते हैं जो खुद से कोई काम कर रहे हैं और आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, जैसे कि ठेले वाले हो गए, रेहड़ी वाले हो गए, गोलगप्पे वाले हो गए, कोई भी हो सकते हैं। और वेज वर्कर, अब वेज वर्कर वो होते हैं जो तनख्वाह लेकर के काम करते हैं। अब तनख्वाह मतलब जैसे कोई लेबर हो गया, कोई लेबर हो गया या कॉन्ट्रैक्ट वर्कर हो गया कि उसने 1 या 2 दिन का ही तय किया कि भाई हम 1 दिन आपके यहाँ काम करेंगे, इसका इतना पैसा लेंगे, या 2 दिन काम करेंगे उसका इतना पैसा लेंगे, तो आप तैयार हैं तो ठीक है। तो ये हो गया वेज वर्कर। अभी ये नया इंट्रोड्यूस हुआ है गिग वर्कर। गिग वर्कर वो होते हैं जो गिग के रूप में काम करते हैं। गिग क्या होता है, जैसे कि जो जोमेटो है, जो स्विगी है, इसके अंदर में जो लोग काम करते हैं, डिलीवरी करते हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, अपनी मर्जी से उन्होंने ज्वाइन किया है, जितने दिन उनका मन होगा वो डिलीवर करेंगे, जब नहीं मन होगा तो वो उसे छोड़ भी सकते हैं, या उन्हें उसको उससे बेहतर मिल जाएगी तो वहाँ पे आप वो चले जाएंगे। तो ये जो वर्क है जो अपनी तरफ से आप ज्वाइन कर रहे हैं, अपनी तरफ से भी छोड़ भी देंगे आराम से, कोई आपको इसमें दिक्कत नहीं होगी। एज अ फ्रीलांसर यानी फ्री रूप से आप काम कर रहे हैं। ये किस कैटेगरी में आते हैं, ये आते हैं गिग वर्कर में। और एक होता है प्लेटफॉर्म वर्कर। प्लेटफॉर्म वर्कर वो हो गए जो किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, या फिर अपनी तरफ से कोई इंडिविजुअल है अपनी तरफ से काम कर रहा है किसी भी तरीके से, चाहे वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में काम कर रहा हो, जैसे कि बहुत से आपने देखे होंगे यूट्यूब में पढ़ाने वाले, जैसे हमारा भी चैनल है तो हम भी एक प्लेटफॉर्म वर्कर है, प्लेटफॉर्म पे आकर के काम कर रहे हैं, प्लेटफॉर्म पे आकर के पढ़ा रहे हैं, तो ये हो गया प्लेटफॉर्म वर्कर। तो ये वर्कर्स आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट अब देखते हैं। तो सिक्योरिटी कोड में हम सबसे पहले पढ़ेंगे एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन यानी ESIC को। जो स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन है ये सोशल सिक्योरिटी कोड में डाला गया है, जो मैंने आपको अभी बताया था कि कौन कौन से लॉ सब्सक्यूम किए गए हैं। तो जितने भी इस्टेब्लिशमेंट है यानी जितनी भी इंडस्ट्रीज़ या कंपनी है, उसमें अगर 10 या 10 से ज़्यादा पर्सन्स काम कर रहे हैं, एम्प्लॉयड हैं, तो वहाँ पर ये ESIC को मेंटेन करना इंपॉर्टेंट है। ये बताया गया है सोशल सिक्योरिटी कोड में। अदर देन सीजनल फैक्ट्री। सीजनल फैक्ट्री का मतलब होता है जैसे कोई फैक्ट्री ऐसी है जो सिर्फ सीजन पे काम करती है, जैसे मान लीजिए आइसक्रीम की फैक्ट्री है जो सिर्फ गर्मियों में ही काम करती है, जैसे पटाखे की फैक्ट्री है जो केवल दिवाली के टाइम ही काम करती है। तो इन फैक्ट्रियों को छोड़ करके बाकी जितनी भी इस्टेब्लिशमेंट फैक्ट्रियाँ इंडस्ट्रीज़ हैं, उनमें अगर 10 से अधिक लोग काम करते हैं तो उन्हें एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन में अपने आप को रजिस्टर कराना कंपलसरी है। इसके अलावा जो इस्टेब्लिशमेंट है जहाँ पर हजार्डस और लाइफ थ्रेटनिंग काम होता है, यानी बहुत ज़्यादा ऐसा काम होता है जो बहुत हार्मफुल हो सकता है एम्प्लॉयज़ के लिए, उसमें अगर कोई एक व्यक्ति, कोई सिंगल एम्प्लॉय भी अगर काम करता है तो उसको भी ESIC में रजिस्टर्ड होना पड़ेगा। मतलब कोई भी ऐसी केमिकल फैक्ट्री है या कोई भी ऐसी हजार्डस कंपनी है जहाँ पे काम करने में आपको बहुत डेंजर हो सकता है, वहाँ पे अगर एक व्यक्ति भी केवल काम करता है तो उसे ESIC में अपने आप को नॉमिनेट कराना है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा नोटिफाई किया गया है। तो ये 2 बातें हैं। इसके अलावा एम्प्लॉय ऑफ प्लांटेशन हु हैज़ ऑप्टेड फॉर एप्लीकेशन ऑफ ESIC। तो ये तो आप समझ ही गए कि जो भी एम्प्लॉयर है जिसका वो प्लांट है उसको ESIC में अपना एप्लीकेशन रजिस्टर कराना है। तो ये हो गया ESIC यानी कि स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। इसके अलावा जो स्टेट इंश्योरेंस फंड भी एक बनाना होगा, क्योंकि जो भी स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन काम करेगा वो जो एक फंड बनाएगा एम्प्लॉय और एम्प्लॉयज़ मिल करके, उसी के थ्रू जो भी प्रॉब्लम आएगी उससे ही वो पैसा जाएगा। तो इसमें कंट्रीब्यूशन होगा, यूज़र चार्जेस या अदर मनी जो होंगे ये फंड के द्वारा ही दिए जाएंगे, कोई भी मनी जो भी ज़रूरत पड़ेगी। इसके अलावा जो ग्रांट्स हैं, डोनेशंस हैं, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड हैं, गिफ्ट्स हैं जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, इसके अलावा लोकल अथॉरिटी या कोई भी इंडिविजुअल या कोई भी बॉडी देती है, वो सारा कुछ इसी फंड में जाएगा। किस फंड में? एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस फंड में। अब इस फंड का पर्पस क्या होगा? ये फंड तो बना दिया, इसका पर्पस क्या होगा? तो इसके 3 पर्पस बताए गए हैं। पहला है पेमेंट ऑफ बेनिफिट्स एंड प्रोविजन ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट, यानी जो भी एम्प्लॉयज़ आपके यहाँ काम कर रहा है उसका जब स्टेट इंश्योरेंस में आप नॉमिनेशन कराएंगे और तो उस फंड से अगर उसको कोई मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत है तो पैसा जो है वो इसी फंड से उसके पास जाएगा। इसके अलावा पेमेंट ऑफ फीस या अलाउंस टू मेंबर ऑफ कॉर्पोरेशन एंड कमिटीज़, यानी जो भी पेमेंट है, फीस देनी है, कोई भी पेमेंट करना है, कोई भी अलाउंस देना है, चाहे ट्रैवल का देना हो या कोई भत्ता देना हो, कोई भी पेमेंट, किसी भी प्रकार का पेमेंट करना हो, वो भी इसी फंड से जाएगा अगर आप इसमें करा रहे हैं। अगर क्या आपके 10 से ज़्यादा लोग हैं तो आपको कराना ही कराना है स्टेट इंश्योरेंस में। और तीसरा है कि पेमेंट ऑफ सैलरीज, लीव, ज्वाइनिंग, टाइम अलाउंसेस, ट्रैवलिंग एंड कंपनसेशन अलाउंसेस, ग्रेट्युटी। तो ये भी जो जितनी भी चीज़ें हैं, ग्रेट्युटी है, सैलरीज है, जो आप छुट्टी लेते हैं वो कभी कभी पेड लीव्स भी होती हैं, यानी पैसे देकर भी उसमें छुट्टियां होती हैं, या फिर जो ज्वाइनिंग के टाइम कुछ आपको थोड़ा बहुत पेमेंट मिलता है, तो ये सब कुछ जाएगा इसी फंड से। इसके अलावा इंश्योर्ड पर्सन होगा एवरी एम्प्लॉय इन एन एस्टैब्लिशमेंट शैल बी इंश्योर्ड वेदर इलेक्ट्रॉनिकली और अदरवाइज एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। यानी ये तो सीधी सी बात है कि जितने भी एम्प्लॉयज़ आपके यहाँ काम करते हैं ये आपको इंश्योर करना है कि वो सारे के सारे इस स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन में नॉमिनेटेड होने चाहिए। ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कंपलसरी है कि अगर आपकी फैक्ट्री या इंडस्ट्री में 10 से ज़्यादा काम करते हैं तो आपको ये काम करना ही करना है। अब कॉन्ट्रीब्यूशन क्या क्या होगा? द कॉन्ट्रीब्यूशन पेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ एन एम्प्लॉय शैल
कॉम्प्राइज कंट्रीब्यूशन पेबल बाय द एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय। तो ये मैंने आपको पहले भी बताया है कई बार कि कंट्रीब्यूशन जो होगा वो दोनों का बराबर बराबर होगा, यानी जितना कंट्रीब्यूट इस फंड में, इस स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन फंड में एम्प्लॉय करेगा उतना ही एम्प्लॉय करेगा। तो दोनों को सेम सेम करना है। और द कॉन्ट्रीब्यूशन शेल बी पेड टू द कॉर्पोरेशन बाय द एम्प्लॉयर। लेकिन जो पेड किया जाएगा इस कॉर्पोरेशन में पैसा, वो देगा कौन? वो एम्प्लॉयर देगा। मतलब वो अपना पैसा तो देगा ही देगा, और जो एम्प्लॉय जो उसके घर में, उसके फैक्ट्रीज में काम करता है, उसका भी जो पैसा है वो उसकी वेजेस से काट करके अलग करके इस फंड में दे देगा। यानी ये देने का काम, उसमें जमा करने का काम किसका होगा? वो एम्प्लॉयर का होगा, ना कि एम्प्लॉय का। एम्प्लॉयर शेल रिकवर द एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम द एम्प्लॉय बाय रिडक्शन फ्रॉम वेजेस। तो ये मैंने अभी आपको बताया कि एम्प्लॉय ही जो होगा वो एम्प्लॉय के भी पैसे देगा वेतन से डिडक्ट करके। इसके साथ फेलियर टू पे कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर, कॉर्पोरेशन में पे द बेनिफिट टू द एम्प्लॉय एंड रिकवर द कैपिटलिस्ट वैल्यू ऑफ द बेनिफिट पेड टू द एम्प्लॉयर फ्रॉम द एम्प्लॉयर। अगर किसी भी कारण से एम्प्लॉयर ये कंट्रीब्यूशन देने में असमर्थ है, यानी कि वो नहीं दे पा रहा है, ऐसी स्थिति में जो कॉर्पोरेशन है, ये जो स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन है, ये सब कुछ देखेगा। यानी ये एम्प्लॉय को बेनिफिट भी देगा और ये एम्प्लॉयर से जो भी कंट्रीब्यूशन है उसे निकलवाएगा। ये काम किसका होगा? ये इस कॉर्पोरेशन का होगा। इस कॉर्पोरेशन में जो भी ऑफिसर नॉमिनेट किया जाएगा इस काम को करने के लिए, वो इस काम को करेगा। तो बहुत सिंपल था, स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ये आपका हो गया। अब सेकंड जो सोशल सिक्योरिटी कोड में आता है वो है एम्प्लॉयज प्रोविजन फंड। तो अभी मैंने इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन देखा था, अब हम प्रोविजन फंड देखेंगे। इसमें क्या है कि जो प्रोविजंस रिलेटेड टू ईपीएफ है, यानी कि एम्प्लॉयज प्रोविजन फंड है, ये सारे इस्टेब्लिशमेंट में होगा जहाँ पे 20 या उससे भी ज़्यादा काम लोग करते हैं। इंश्योरेंस में हमने देखा था 10 या 10 से ज़्यादा लोग काम करते हैं, तब वहाँ पे वो लागू होगा। और प्रोविजन फंड में हम देखेंगे कि अगर 20 और 20 से ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं तब वहाँ पे ये चीज़ लागू होगी। तो ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि सोशल सिक्योरिटी कोड के तहत अगर ईपीएफ दिया जाता है, यानी कि प्रोविजन फंड दिया जाता है, तो किस इस्टेब्लिशमेंट को देना है? जहाँ 20 या 20 से ज़्यादा लोग काम करते हैं, 10 या 10 से ज़्यादा लोग काम करते हैं, 50 या 50 से ज़्यादा लोग काम करते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि इंश्योरेंस में 10 था, लेकिन प्रोविजन फंड में ये 20 कर दिया है। कंट्रीब्यूशन टू प्रोविजन फंड में क्या होगा कि जो लायबल टू कंट्रीब्यूट 10% ऑफ द वेजेस पेबल टू ईच एम्प्लॉय टू द प्रोविजन फंड, यानी कि जो जितने भी आपके एम्प्लॉयज़ हैं वो इस प्रोविजन फंड में अपनी जो इनकम है उसका 10% कंट्रीब्यूट करेंगे। और ये एम्प्लॉय का था, और एम्प्लॉय का होगा लेबल टू कंट्रीब्यूट इक्वल टू द कंट्रीब्यूशन पेबल बाय द एम्प्लॉय 10% ऑफ द वेजेस इन रेस्पेक्ट ऑफ ईच एम्प्लॉय टू द प्रोविजन फंड। और एम्प्लॉय में भी सेम ही होगा। तो इंश्योरेंस की तरह इसमें भी सेम ही है कि 10% अगर एम्प्लॉय को कंट्रीब्यूट करना है, इसमें डालना है इस फंड में, तो 10% आपके एम्प्लॉय को भी डालना है। थर्ड है, द एम्प्लॉय में कंट्रीब्यूट मोर देन 10% ऑफ द वेजेस टू द प्रोविजन फंड सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट द एम्प्लॉयर इज नॉट ऑब्लिगेटेड टू पे एनी अमाउंट ओवर द अबव 10% ऑफ द वेजेस पेबल बाय एम्प्लॉय। कहने का मतलब इसमें यह है कि अगर एम्प्लॉयर है, यानी जो काम देने वाला है, वो तो 10% इसमें कंट्रीब्यूट करेगा, डालेगा। लेकिन अगर एम्प्लॉय है, क्योंकि उसको तो बाद में जुड़ करके पूरा प्रोविजन फंड पैसा मिलना है, तो वो अगर चाहे तो वो अपनी सैलरी से 10% से ज़्यादा भी इसमें डाल सकता है, कंट्रीब्यूट कर सकता है, ताकि लास्ट में उसको ज़्यादा पैसा मिल जाए। बस ये बहुत सिंपल सी छोटी सी बात है। इसके अलावा द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन अप्लाई द रेट ऑफ 12% ऑफ द वेजेस पेबल टू ईच एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन टुवर्ड द प्रोविजन फंड फॉर एनी एस्टेब्लिशमेंट और क्लास और एस्टेब्लिशमेंट। इसके अलावा भविष्य में अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहेगी तो ये जो कंट्रीब्यूशन है 10% का, इसको 12% भी कर सकती है। अब देख लेते हैं ट्रांसफर ऑफ अकाउंट। द अक्यूमुलेटेड अमाउंट इज प्रोविजन फंड अकाउंट और पेंशन फंड अकाउंट ऑफ अ एम्प्लॉय relinquishes his employment shall be transferred or deleted within manner specified in the provision fund स्कीम और द पेंशन स्कीम और द केस में भी। तो ये तो सीधी सी बात है कि जो भी पैसा जो होगा वो इसी फंड में आएगा, ट्रांसफ़र किया जाएगा इसी फंड में, और उसके बाद जो लास्ट में जो फंड आपका पूरा का पूरा मैच्योर्ड हो जाएगा, यानी कि आप जब आप उस संस्था से निकलेंगे तब आपको फंड जो दिया जाएगा वो इसी फंड से आपको मिलेगा। इसके अलावा जो सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर हैं उनके लिए भी इसी स्कीम को रखा गया है कि जो सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर है, यानी जो खुद से काम कर रहे हैं, वो भी अब इस ईपीएफ का लाभ ले सकते हैं। बहुत सिंपल था, बहुत इजी। अब हम जानते हैं ग्रेट्युटी के बारे में। मैंने आपको पहले भी बताया कि ग्रेट्युटी क्या होती है। एक प्रकार का गिफ्ट होता है जब कोई व्यक्ति किसी भी कंपनी में एक मिनिमम पीरियड, यानी कम से कम 6 महीने तक काम करता है, तो उसे जो एम्प्लॉयर है, यानी जो उसका मालिक है, वो उसे कुछ पेमेंट करता है या कोई गिफ्ट करता है, उसको ही ग्रेट्युटी बोलते हैं। तो ग्रेट्युटी को एवरी शॉप और कोई भी इस्टेब्लिशमेंट प्रोवाइड कराएगा एलिजिबल एम्प्लॉयज़ को। एलिजिबल एम्प्लॉयज़ मैंने बताया जो कम से कम 6 महीने किसी भी जगह पर काम कर रहे हो। और ये कहाँ कहाँ पे होगा? जहाँ पे 10 या 10 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ काम करते हों। और ये जो ग्रेट्युटी आपको देनी है, ये आपको 12 मंथ्स के अंदर देनी है। यानी अगर किसी व्यक्ति ने 6 महीने आपके यहाँ काम किया है, तो आने वाला जो 1 साल है इसके अंदर में आपको उसको ग्रेट्युटी देनी है। ग्रेट्युटी शैल बी पेबल टू एन एम्प्लॉय ऑन द टर्मिनेशन ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट आफ्टर ही हैज़ रिडेंड कंटिन्यूअस सर्विस फॉर नॉट लेस देन 5 ईयर्स। तो ग्रेट्युटी आपको तब भी एम्प्लॉयज़ को देनी है अगर किसी कारण से वो एम्प्लॉय आपके एम्प्लॉयमेंट से टर्मिनेट हो गया, यानी हटा दिया गया है, लेकिन उसने पहले आपके यहाँ 5 साल तक काम किया है, अब वो हटाए, तब भी उस केस में भी आपको ग्रेट्युटी प्रोवाइड करानी है। तो ये बहुत सिंपल हो गया, आसानी से समझ में आ भी गया। चलिए देखते हैं कि ग्रेट्युटी के बारे में और क्या क्या प्रोविजंस हैं।
सोशल सिक्योरिटी कोड में। प्रोविजंस रिलेटेड टू ग्रेट्यूटी में एवरी फैक्ट्री, कहाँ कहाँ पे ग्रेट्यूटी लागू होगी? एवरी फैक्ट्री, माइंस, ऑयल फील्ड्स, प्लांटेशन, पोर्ट एंड रेलवे कंपनी। पोर्ट जानते हैं ना, जो समुद्र के किनारे जो पोर्ट्स होते हैं जहाँ पे जहाज आते हैं, उन जगहों पर भी ग्रेट्यूटी लागू होगी। मैंने आपको बता दिया कि 10 या 10 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ अगर काम करते हैं तो ग्रेट्यूटी का जो ये कॉन्सेप्ट है ये वहाँ पे इस्टेब्लिश होगा और आपको 12 मंथ्स के अंदर अंदर ग्रेट्यूटी प्रोवाइड करा देनी है। अब एलिजिबल पीरियड देख लेते हैं ग्रेट्यूटी पेमेंट के लिए। तो ग्रेट्यूटी इज पेबल टू एन एम्प्लॉय और टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट आफ्टर कंटिन्यूअस सर्विस ऑफ 5 ईयर्स। की पिछली स्लाइड में भी बताया था कि अगर कोई व्यक्ति 5 साल तक आपके यहाँ काम कर रहा है और अब वो हट रहा है तो आपको ग्रेट्यूटी उसे दे देनी है। फॉर वर्किंग जर्नलिस्ट ग्रेट्यूटी इज पेबल ऑन टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट आफ्टर कंटिन्यूअस सर्विस फॉर 3 ईयर्स। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट केस है जिससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अगर कोई जर्नलिस्ट काम कर रहा है, कोई जर्नलिस्ट है, वो यदि कहीं पे भी काम करता है तो वो अगर उस सर्विस से हट रहा है तो अगर वो 3 साल तक उसने काम किया और अब वो हट रहा है तो उसको ग्रेट्यूटी देनी है। हर केस में था कि अगर 5 साल काम किया तब वो हट रहा है तब आपको ग्रेट्यूटी देनी है, लेकिन जर्नलिस्ट के केस में अगर किसी ने 3 साल ही काम कर लिया अब वो वहाँ से हट रहा है तो उसको ग्रेट्यूटी आपको प्रोवाइड करानी है। Completion of continuous service of 5 years shall not be essential where the termination of employment of any employee is due to। अब ये 5 साल का जो क्राइटेरिया है कि 5 साल काम किया तो आपको ग्रेट्यूटी देनी है, ये हर केस में लागू नहीं होता। किस किस केस में लागू नहीं होता? इन केस अगर किसी व्यक्ति की बहुत जल्दी बीच में डेथ हो गई या डिसेबिलिटमेंट हो गया, डिसेबिलिटमेंट मतलब उसको कोई चोट लग गई या वो किसी प्रकार से इंजरस हो गया, या फिर एक्सपिरेशन ऑफ फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट, या फिर आपने जो टर्म फिक्स्ड किया था कि इतने समय तक के लिए वो काम करेगा उसके बीच से वो जा रहा है या वो एक्सपायर हो गया टाइम, मतलब वो जो फिक्स आपने टर्म किया था वो टर्म खत्म हो गया, या फिर हैपनिंग ऑफ एनी सच इवेंट एज नोटिस बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। इसके अलावा कोई भी ऐसा केस बनता है जिसके बारे में सेंट्रल गवर्नमेंट आगे चलकर बताएगी, अभी ऐसा कोई बात नहीं है, अभी तो मेन है डेथ, डिसेबिलिटमेंट और एक्सपिरेशन ऑफ फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट। इन केसों में 5 साल का वेट नहीं करना है, अगर थोड़े समय भी आपने यहाँ काम किया है तब भी आपको ग्रेट्यूटी प्रोवाइड करानी है। ग्रेट्यूटी एट द रेट ऑफ 50 days wages or such number of days as may be notified by the central government based on the rate of wages last drawn by the employee shall be payable for every completing year of service or part thereof in excess of 6 months। यानी जो ग्रेट्यूटी है वो आपको 15 दिन के बाद 15 दिन की ही ग्रेट्यूटी मिलती है, यानी 15 दिन आपने जो भी काम किया है उसकी जो सैलरी है उसको डबल करके ग्रेट्यूटी प्रोवाइड कराई जाती है। ये एक केस होता है। तो ये इसमें इन्होंने कहा है कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट फिक्स करेगी कि जितना वेजेस है उस हिसाब से आपको ग्रेट्यूटी प्रोवाइड करानी है। और एवरी कंप्लीटिंग ईयर्स ऑफ सर्विस, यानी जितना भी हर साल आपका सर्विस का ईयर कंप्लीट होगा या उसका कोई पार्ट कंप्लीट होगा उसमें जो 6 महीने अगर आपने बिता लिए हैं तो उस 6 महीने में आपको देखा जाएगा कि हर 6 महीने में 15-15 दिन की जो भी ग्रेट्यूटी बनती है वो 6 महीने बाद जो कंप्लीट हो जाएगी वो आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी एज अ ग्रेट्यूटी। तो ये बहुत सिंपल है, आप समझ गए होंगे। चलिए अब इसमें एक छोटा सा प्रोविजन समझ लेते हैं। अंडर द एग्जिस्टिंग पेमेंट ऑफ ग्रेट्यूटी एक्ट 1978, क्योंकि ग्रेट्यूटी एक्ट को भी सोशल सिक्योरिटी कोड में डाला गया है, ओनली दोज एम्प्लॉयज आर एंटाइटल्ड टू ग्रेट्यूटी हु प्रोवाइड कॉन्टिन्यूस सर्विस फॉर एटलीस्ट 5 years। यानी अगर कोई व्यक्ति 5 साल तक निरंतर किसी जगह पर काम करता है तब वो ग्रेट्यूटी का हकदार हो जाता है। हाउएवर सोशल सिक्योरिटी कोड एक्सिस्ट ग्रेट्यूटी एंटाइटमेंट टू द फिक्स टर्म एम्प्लॉयज एज वेल। ये तो पहले था पेमेंट ऑफ ग्रेट्यूटी एक्ट में, लेकिन सोशल सिक्योरिटी कोड में इसको थोड़ा सा बढ़ा कर दिया गया कि कोई व्यक्ति फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉय है, फिक्स टर्म मतलब फिक्स कर दिया है पहले से कि इतने समय तक के लिए काम करेगा, तो वो भी ग्रेट्यूटी का हकदार हो सकता है। सच एम्प्लॉयज वुड बी पेड ग्रेट्यूटी बेस्ड ऑन द टर्म ऑफ देयर एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स और प्रोयोरेटा बेसिस इवन इफ द कॉन्ट्रैक्ट पीरियड इज लेस देन 5 years। तो सीधी सी बात है कि फिक्स टर्म कर दिया है, अगर वो फिक्स टर्म आपका 5 साल से कम भी है तब भी आप ग्रेट्यूटी के हकदार हैं। जितना भी आपने फिक्स किया है कॉन्ट्रैक्ट में या प्रोयोडेटा में जो पहले फिक्स कर रखा है उस हिसाब से ग्रेट्यूटी आपको प्रोवाइड करा देनी है। तो ये हो गया आपका ग्रेट्यूटी का कॉन्सेप्ट। तो हमने अभी तक 3 कॉन्सेप्ट समझ लिए, एक इंश्योरेंस का, एक प्रोविजन फंड का और एक ग्रेट्यूटी का। अब ये हमारा है मैटरनिटी बेनिफिट। ये भी बहुत मैंने आपको इंपॉर्टेंट बताया था सोशल सिक्योरिटी में। इसमें क्या है कि टू एवरी इस्टेब्लिशमेंट बीइंग अ फैक्ट्री, माइन और प्लांटेशन इंक्लूडिंग एनी सच इस्टेब्लिशमेंट बिलोंगिंग टू द गवर्नमेंट। यानी कोई भी इस्टेब्लिशमेंट है, चाहे फैक्ट्री हो, माइन हो, प्लांटेशन हो, बस वो सेंट्रल गवर्नमेंट से कनेक्टेड हो, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर हो, कोई भी शॉप हो, कोई भी इस्टेब्लिशमेंट हो, वहाँ 10 या 10 से ज़्यादा यदि एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं तो वहाँ पर ये मैटरनिटी बेनिफिट जो है ये अप्लाई होगा। और एनी डे ऑफ प्रोसीडिंग 12 months एंड सच अदर शॉप्स और इस्टेब्लिशमेंट नोटिफाइड बाय द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। यानी कोई भी दिन जो उसमें पहले जो पिछले 12 महीनों से काम किया जा रहा है और वहाँ 10 या 10 से ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं, खासतौर पर महिलाएं, तो वो वहाँ उनको मैटरनिटी बेनिफिट प्रोवाइड कराना उस ओनर का या उस कंपनी का काम होगा। बेनिफिट क्या क्या मिलेगा?
वुमेन शैल नॉट वर्क इन एनी इस्टेब्लिशमेंट ड्यूरिंग द 6 वीक्स इमीडिएटली फॉलोइंग द डे ऑफ हर डिलीवरी, मिस कैरेज और मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। यानी वहाँ जो इस्टेब्लिशमेंट जहाँ पे वो महिला काम करती है वो 6 महीने तक काम नहीं करेगी, 6 हफ्ते तक काम नहीं करेगी, 6 वीक्स तक काम नहीं करेगी। किस दिन से? जब उसकी डिलीवरी हो जाए या मिस कैरेज हो जाए या कोई भी प्रेगनेंसी का टर्मिनेशन हो जाए। इसके अलावा वुमेन शैल बी इंटाइटल्ड टू द पेमेंट ऑफ मैटरनिटी बेनिफिट एट द रेट ऑफ एवरेज डेली वेज फॉर द पीरियड ऑफ हर एक्चुअल एब्सेंस। और इसके अलावा जो भी उसका वेज है, डेली जितना भी वेज बनता है वो आपको उसको प्रोवाइड कराना है उसके एब्सेंस में भी। बहुत सिंपल है ये तो। वुमेन शैल बी एंटाइटल्ड टू द मैटरनिटी बेनिफिट ऑफ मैक्सिमम 26 वीक्स ऑफ विच नॉट मोर देन 6 वीक्स शैल प्रीसीड द एक्सपेक्टेड डे ऑफ डिलीवरी। यानी ये तो आप जानते हैं कि मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट में 26 हफ्ते की छुट्टी मिलती है। अब ये 26 हफ्ते की छुट्टी मिलती कैसे? अगर मान लीजिए आपकी डिलीवरी डेट 8 है, 8 तारीख, तो उससे पहले आपको 6 हफ्ते पहले आप छुट्टी ले सकते हैं और उस 26 में 6 घटा दीजिए, आपने पहले ले ली और अब आपकी डिलीवरी हो गई। अब जो बचे वो भी आप आगे आप ले लेंगे। यानी डिलीवरी डेट से 6 हफ्ते पहले आप ले सकते हैं और उसके बाद आप टोटल कंप्लीट करके 26 हफ्ते तक की छुट्टी ले सकते हैं। और ये पेड छुट्टी होती है, यानी आपको छुट्टी मिलेगी लेकिन आपको पैसा भी इसमें मिलेगा। वुमेन शैल बी एंटाइटल्ड टू रिसीव अ मेडिकल बोनस ऑफ 3,500 और सच अमाउंट आर notified by the central government from the employer if no prenatal confinement or postnatal care is provided for by the employer free of चार्ज। इसके अलावा अगर एम्प्लॉयर कोई हेल्प नहीं कर रहा, मतलब उसको जो बेनिफिट प्रोवाइड कराना है आपको मैटरनिटी के तहत, अगर वो नहीं करा रहा है तो सेंट्रल गवर्नमेंट उस महिला को 3,500 रुपये का मेडिकल बोनस देगी। कितने रुपए का बोनस देगी ये पूछा जा सकता है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना है। 3,500 सिंपली याद रख सकते हैं। वुमेन शैल बी अलाउड 2 breaks of such duration as may be prescribed by the central government or nursing the child until the child attain the age of 50 months। इसके अलावा जो भी महिला प्रेग्नेंट होने के बाद जो बेबी उसके जीवन में आ चुका है, तो उस बेबी की केयर के लिए अब आप क्या काम करें, तो उसका मतलब ये तो नहीं कि आप अपना बेबी की केयरिंग नहीं करेगी। तो आपको 2 ब्रेक्स देने हैं एक दिन में। वो आपको कंपलसरी है कि आपको ब्रेक देना ताकि वो अपने बच्चे की केयरिंग कर सके। और ये कब तक करना? जब तक कि बच्चा 15 महीने का नहीं हो जाता, 15 मंथ्स का। द एस्टेब्लिशमेंट इन विच 50 एम्प्लॉयज or such number of employees as may be prescribed by the central government or employed shall have the facility of crèche within such distance as may be prescribed by the central government either separately or along with common facilities। यानी कि अगर कहीं पे 50 से भी ज़्यादा एम्प्लॉयज़ काम करती है महिलाएं, तो वहाँ पे क्रच की फैसिलिटी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। अब ये क्रच क्या होता है? क्रच का मतलब होता है कि एक ऐसी जगह जहाँ पे छोटे छोटे बच्चों को रखा जा सकता है और वहाँ पे एक कैरिंग के लिए भी कोई व्यक्ति होता है और वहाँ पे जो पेरेंट्स हैं वो जिस समय भी चाहे आ सकते हैं और अपने बच्चे की केयरिंग कर सकते हैं। तो ये इसको बोलते हैं क्रच। और ये क्रच की जो सुविधा है ये आपको करानी पड़ेगी और अपनी जो कंपनी है या जहाँ पे महिला काम करती है उससे काफ़ी कम डिस्टेंस पे करानी पड़ेगी अगर आपके यहाँ 50 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ वर्किंग वुमेन काम करती हैं। तो ये हो गया मैटरनिटी बेनिफिट। इसके अलावा मैटरनिटी बेनिफिट शैल बी पेबल टू एवरी शॉप और इस्टेब्लिशमेंट इन विच 10 और मोर एम्प्लॉयज आर एम्प्लॉयड। तो मैंने आपको बता दिया कि 10 से ज़्यादा हैं तो आपको करना है 12 महीने के अंदर अंदर। अगर वो काम कर रही हैं तो आपको ये चीज़ करनी ही करनी है। इसके अलावा नो एम्प्लॉयर नॉर वुमेन कैन नोंगली एम्प्लॉय द वुमेन वर्क इन एनी एस्टेब्लिशमेंट ड्यूरिंग द 6 वीक्स इमीडिएटली फॉलोइंग द डे ऑफ डिलीवरी, मिसकैरेज और मेडिकल टर्मिनेशन। मैंने बता दिया कि 6 हफ्ते की छुट्टी देनी है अगर ऐसा कुछ भी केस बनता है डिलीवरी, मिसकैरेज या मेडिकल टर्मिनेशन का। तो सारा कुछ वही है जो मैंने अभी आपको पहले बताया, सेम स्लाइड है। अब इसमें एक केस और है सोशल सिक्योरिटी में, अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर, गिग वर्कर्स और प्लेटफॉर्म वर्कर्स के लिए। जो अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर, गिग वर्कर और प्लेटफॉर्म वर्कर हैं उनको सोशल सिक्योरिटी कोड में डिफाइन किया गया है कि ये क्या होते हैं तो मैंने आपको बता दिया। लेकिन इसमें इसके लिए भी कुछ नियम बनाए गए हैं, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट शैल फ्रेम वेलफेयर स्कीम फॉर सच वर्कर। तो सेंट्रल गवर्नमेंट और साथ ही साथ स्टेट गवर्नमेंट, दोनों प्रकार के गवर्नमेंट अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर, गिग वर्कर्स और प्लेटफॉर्म वर्कर के लिए कोई भी स्कीम बना सकती है उनके वेलफेयर के लिए, उनके अच्छे के लिए। स्कीम फंड फॉर स्कीम, द स्कीम में बी फंडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और बेनिफिशरीज ऑफ द स्कीम। इसको फंड कौन करेगा? या तो सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी या स्टेट गवर्नमेंट करेगी, या जो उसको बेनिफिट ले रहे हैं वो भी इसमें फंड कर सकते हैं, यानी जो एम्प्लॉयज़ हैं या तीनों मिलकर कर सकते हैं। और एम्प्लॉयर भी साथ में इसको फंड करेगा फ्रॉम कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मेंटेन कंपनीज एक्ट 2030 और शैल द एग्रीगेटर। अब ये कॉन्ट्रीब्यूशन होगा कैसे कैसे? इसमें जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो 2% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और 1% से कम नहीं होना चाहिए ऑफ द एनुअल टर्मिनेशन ऑफ एग्रीगेटर। यानी जितना भी उस एम्प्लॉयर का टर्नओवर आ रहा है पूरे साल का, उसमें 2% तक वो इस फंड में, जो भी स्कीम सरकार बनाएगी इन लोगों के लिए, उस फंड में उसको कंट्रीब्यूशन देना है। 1% से कम नहीं वो दे सकता, लेकिन 2% से ज़्यादा भी नहीं, तो 1 से 2 के बीच उसको देना है। तो ये तो एक कोई बड़ी चीज़ नहीं है, बस आपको ध्यान रखना है इसमें कौन कौन स्कीम बना सकता है और किन के लिए बनाई जानी है, अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर के लिए, गिग वर्कर के लिए और प्लेटफॉर्म वर्कर के लिए। द सेंट्रल गवर्नमेंट में फ्रेम ESIC स्कीम फॉर अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर। इसके अलावा जो स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन के लिए
जो मैंने अभी इंश्योरेंस वाला आपको स्टार्टिंग में बताया था, उसके लिए भी जो स्कीम्स बनाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर के लिए। इसके अलावा इसमें है सोशल सिक्योरिटी एंड सेस इन रेस्पेक्ट ऑफ बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर। अब सोशल सिक्योरिटी बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शन वर्कर के लिए भी लाई गई है, तो यहाँ पे इसके बारे में बताया गया है। देखिए, अगर कोई भी इस्टेब्लिशमेंट है जहाँ पर बिल्डिंग और अदर कंस्ट्रक्शन का वर्क होता है, तो उसमें क्या क्या सिस्टम है, क्या क्या प्रावधान है, यहाँ पे बताया गया है। वहाँ पे सेस जो होगा, सेस मतलब एक प्रकार का कर होता है, एक प्रकार का टैक्स होता है। सेस शैल बी लीव्ड एंड कलेक्टेड फॉर सोशल सिक्योरिटी एंड वेलफेयर ऑफ बिल्डिंग वर्कर्स एट द रेट नॉट एक्सीडिंग 2% बट नॉट लेस देन 1%। यानी जो सेस कर जो दिया जाएगा वो वही सीधा सा है कि 2% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और 1% से कम नहीं होनी चाहिए। और इसको फिक्स कौन करेगा, इसको नोटिफाइड कौन करेगा, इसको सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी। सेस शैल बी कलेक्टेड फ्रॉम एवरी इंप्लॉयर अंडरटेकिंग बिल्डिंग और अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर। और सेस सबसे लिया जाएगा, सबसे कलेक्ट किया जाएगा जितने भी इंप्लॉयर हैं जो कि बिल्डिंग और अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर का काम करवा रहे हैं। एम्प्लॉयर शैल बी लायबल टू पे इंटरेस्ट ऑन द अमाउंट ऑफ सेस नॉट पेड बाय द एम्प्लॉयर। इसके अलावा एम्प्लॉयर जो है वो इंटरेस्ट भी पे करेगा सेस का, अगर जितना भी सेस लग रहा है उसका इंटरेस्ट भी उसको पे करना और सेस तो करना ही है। इसके अलावा फॉर द पीरियड ऑफ द डेट ऑन विच पेमेंट इज ड्यू टिल द अमाउंट इज एक्चुअली पेड एट द रेट एज प्रिस्क्राइब बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। और जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट रेट फिक्स करेगी इन वर्कर्स के लिए वो एम्प्लॉयर को देना है और उसका इंटरेस्ट भी एम्प्लॉयर को प्रोवाइड कराना है। द गवर्नमेंट में by notification exempt any employer or class of employer in a state from payment of cess whether such cess is already levied and payable under any corresponding लॉ एंड फोर्स ऑफ दैट स्टेट। इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट ही सारा नोटिफिकेशन प्रोवाइड कराएगी कि क्या क्या स्कीम्स आनी है, किसके अंतर्गत फंड बनना है और कैसे कैसे इसे प्रोवाइड कराना है, और वो आपको वहाँ पर बता दिया जाएगा। इसके अलावा जो एम्प्लॉयर है within 60 days or such period as may be notified by the central government of the completion of building and construction work pay cess on the basis of its self assessment on the cost of construction। इसके अलावा जो सेस बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शन वर्कर के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट निर्धारित करेगी जिसे एम्प्लॉयर को पे करना है, वो कितने दिन के अंदर अंदर पे कर देना है, 60 डेज के अंदर अंदर इसको पे कर देना है। तो ये बस इतना सा आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा एम्प्लॉयमेंट इन्फॉर्मेशन एंड मॉनिटरिंग, आपने एम्प्लॉयमेंट वाला भी लॉ देखा था जो सोशल सिक्योरिटी में डाला गया है, तो इसमें तो बहुत छोटी सी एक चीज़ डाली गई है कि एक करियर सेंटर करके एक कॉन्सेप्ट है जो सोशल सिक्योरिटी कोड में इंट्रोड्यूस किया गया है। इट मीन्स, इसका मतलब ये होगा कि जो भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट होंगी, मान लीजिए कोई कंपनी है या कोई इंडस्ट्री है, वहाँ जो नई नई नौकरियाँ निकल रही हैं, नए नए जॉब पोस्ट हैं, वो सारा कुछ आप कैसे बताएंगे, तो उसके लिए एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज आपको बनाना पड़ेगा। चाहे पोर्टल प्लेस, कोई भी प्लेस बना सकते हैं, कहीं जगह पे लेके बना सकते हैं। आपने सुना भी होगा कि कई जगह पे होती है जहाँ पे जॉब्स की रिक्वायरमेंट होती है, लोग जाते हैं और जॉब मिलती हैं, या फिर पोर्टल यानी ऑनलाइन भी आप कर सकते हैं। तो बस यही इस्टेब्लिश करना है, मेंटेनिंग फॉर प्रोवाइडिंग करियर सर्विसेज इंक्लूडिंग रजिस्ट्रेशन, कलेक्शन, फर्निशिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन आइदर बाय द कीपिंग और रजिस्टर्स और अदरवाइज। वैकेंसीज आपको बतानी है, कितनी वैकेंसीज हैं, क्या करियर है, क्या रिलेटेड है, सब कुछ बताना है। एक तरह से पूरी नॉलेज आपको प्रोवाइड करानी है। तो ये करियर सेंटर्स आपको खुलाने हैं, चाहे ऑनलाइन खुलाएं या ऑफलाइन खुलाएं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। जो भी इस्टेब्लिशमेंट है उसको ये चीज़ प्रोवाइड करानी है। तो ये हो गया हमारा सोशल सिक्योरिटी कोड। तो हमने पहले लेक्चर में किया था वेज कोड, सेकंड लेक्चर में हमने सोशल सिक्योरिटी कोड कर लिया। अब तीसरे लेक्चर में हम एक और कोड करेंगे, क्योंकि 4 कोड बना दिए गए हैं ना, आपको पता ही है, मैंने पहले वाले वीडियो में बता दिया था। तो हम थर्ड कोड को करेंगे और इसके साथ कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी अभी हम देखेंगे कि इससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए उसे फटाफट देख लेते हैं और हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट। तो चलिए, इससे पहले कि हम एमसीक्यू स्टार्ट करें, कुछ स्टूडेंट्स मुझसे पीडीएफ के बारे में पूछ रहे थे, तो मैं आपको यहाँ पे क्लियरिफाई कर दूँ कि ये जो इधर का आप सिलेबस, इस साइड का सिलेबस देख रहे हैं, ये है ईपीएफओ एपीएफसी के लिए, और ये जो इधर का सिलेबस आप देख रहे हैं ये ईपीएफओ ईओ के लिए। तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं, उनकी पीडीएफ आपको मिलेगी इतने इतने प्राइस में। इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर लॉ, सोशल सिक्योरिटी के लॉ, सोशल सिक्योरिटी की स्कीम्स, कल्चर एंड हेरिटेज, ग्लोबलाइजेशन, डेवलपमेंट, पॉपुलेशन एंड इंश्योरेंस, इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं एपीएफसी के लिए। अगर आपको ये टोटल इन जितने भी टॉपिक मैंने बताए इनकी पीडीएफ चाहिए, ये आपको 499 में मिल जाएगी। और अगर आप केवल ईओ की तैयारी कर रहे हैं तो आपको इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर लॉ, सोशल सिक्योरिटी लॉ एंड सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स, इनकी पीडीएफ मिल जाएगी 399 में। तो लेना अगर आप चाहते हैं तो आप क्या क्या इसके लिए करना है, आपको कुछ भी इसमें नहीं करना है। आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, डिस्क्रिप्शन में आपको एक ईमेल आईडी मिल जाएगी, वहाँ आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं कि ये आपको कैसे मिलेगी। इसके अलावा मैंने वहाँ पे एक नंबर भी प्रोवाइड कराया है, व्हाट्सएप नंबर, जहाँ पे आप मुझे डायरेक्ट व्हाट्सएप कर सकते हैं। और इसके अलावा जब भी आपको ये लेना होगा, जब आप मुझे मैसेज के थ्रू या फिर ईमेल के थ्रू इसको लेना चाहेंगे, तो मैं आपको एक नंबर दूंगी जो कि पेटीएम नंबर होगा। वहाँ पे आपको बस ये पेमेंट कर देना है और उसके बाद आपको ये जो पीडीएफ है ये दे दी जाएगी। एक बात का आपको ध्यान रखना, हो सकता है कि एक साथ सारी पीडीएफ आपको ना मिल पाए, लेकिन जैसे ही आप पेमेंट करेंगे उसके 1 से 2 दिन के अंदर आपको सारी पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाएंगी। तो आप इसके लिए बिल्कुल निश्चिंत रहें और आप डिस्क्रिप्शन में जाके सारी डिटेल को चेक कर सकते हैं। तो ये एपीएफसी के लिए है और ये ईओ के लिए। और अगर आप दोनों की तैयारी कर रहे हैं तो आप इसको ही प्रेफर करें, ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। तो ये बहुत सिंपल सी बात है, आप आई थिंक समझ गए होंगे। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं।
क्वेश्चन हम देख लेते हैं। जैसे ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग लॉज आर सबस्यूम्ड बाय द कोड ऑन वेजेस 2019। तो हमने कोड ऑन वेजेस पढ़ा है, तो हमें ये बताना है कि कौन कौन से लॉज को कोड ऑन वेजेस में सबस्यूम किया गया यानी मिक्स किया गया है। द मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 को, द मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 को, द पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965 को एंड द इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट 1976 को। अगर आपने पहला लेक्चर पूरा देखा है तो आप समझ गए होंगे, नहीं भी देखा है तो आप इसको कैसे पहचान सकते हैं। ध्यान दीजिए, ये कोड ऑन वेजेस है यानी वेज यानी तनख्वाह की बात है। अब तनख्वाह में मिनिमम वेजेस तो आएगा ही आएगा, पेमेंट ऑफ बोनस भी आएगा, इक्वल रिम्यूनरेशन, रिम्यूनरेशन का मतलब होता है जो कोई मतलब तनख्वाह आपको नहीं दी गई है या कोई ऐसी चीज़ हो गई है जिसमें आपको एक्स्ट्रा तनख्वाह की ज़रूरत है, तो वहाँ पर आपको रिम्यूनरेट किया जाता है, नहीं दिया जाता है, और ये इक्वली होना चाहिए चाहे आप लेडीज़ हो या जेंट्स हो। तो ये सारी बातें वेजेस से कनेक्ट कर रही हैं, जबकि मैटरनिटी बेनिफिट तो वेजेस से कनेक्ट नहीं कर रहा, वो तो मातृत्व सुरक्षा से कनेक्ट कर रहा है, सोशल सिक्योरिटी से कनेक्ट कर रहा है। तो इसे आप थोड़ा सा अनुमान लगा सकते हैं अगर आपने अभी नहीं पढ़ा है। वैसे आप पढ़ लें तो ज़्यादा बेहतर है, पहली क्लास में मैंने कोड ऑन वेजेस पढ़ाया है। तो इसमें क्या क्या सबस्यूम किए गए हैं, ये तीनों सबस्यूम किए गए हैं कोड ऑन वेजेस में। तो बी, सी एंड डी ये हमारा हो जाएगा आंसर। तो इसमें हमें सही आंसर लगाना है। सही हमारा क्या है, बी, सी एंड डी ओनली। तो इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको बस अच्छे से समझते चलना है कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विद रेफरेंस टू द लेबर रिफॉर्म्स, अब यहाँ पे लेबर रिफॉर्म्स की बात है, इन इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो लेबर रिफॉर्म्स के बारे में हमें कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं जिन्हें हमें समझना है कि क्या कहा गया है। अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया यानी संविधान का जो इंडिया का जो संविधान है उसके अंतर्गत लेबर एज अ सब्जेक्ट इज इन यूनियन लिस्ट इन द 7th शेड्यूल। क्या लेबर को यूनियन लिस्ट के अंतर्गत रखा गया? मैंने आपको पहले ही लेक्चर में बताया कि हमारे 3 लिस्ट होती है, एक यूनियन लिस्ट होती है, एक कंकरेंट लिस्ट होती है और एक होती है स्टेट लिस्ट। हिंदी में आप समझ सकते हैं संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। तो जो लेबर वाला होता है ये हमारा कंकरेंट लिस्ट में आता है यानी समवर्ती सूची में आता है। इसका मतलब ये होता है कि लेबर रिफॉर्म के ऊपर जो भी कानून, जो भी लॉ, जो भी नियम है वो समवर्ती सूची यानी समवर्ती मतलब कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, दोनों प्रकार की गवर्नमेंट उस पर लॉज बना सकती हैं। और यहाँ पर तो ये यूनियन दिया, कंकरेंट नहीं, तो ये वाला जो है ये सीधे सीधे गलत हो गया कि ये ऐसा नहीं है। इसके अलावा द लेबर कोड सिंप्लीफाई लेबर लॉज बाय कंसोलिडेटिंग 29 सेंट्रल लॉज। तो ये मैंने आपको बताया कि 29 सेंट्रल लॉज है, इसके अलावा 100 या 104 करके स्टेट लॉज हैं। सबको टोटल मिलाकर के ये 4 कोड में बनाया गया है, जिसमें हम 4 कोड आपको करा रहे हैं, जिसमें पहला करा दिया, ये दूसरा कोड आपका इस लेक्चर में हो गया। तो ये बात तो बिल्कुल सही है कि 29 सेंट्रल लॉज को सबस्यूम करके, कंसोलिडेट करके 4 कोड में, लेबर कोड में किया गया है। तो ये सही हो गई बात। इनविजिबल लेबर इज पार्ट दैट गोस अननोटिस्ड एंड अनरिकग्नाइज्ड एंड दस अनरेगुलेटेड। अब ये तो सीधी सी बात है कि लेबर रिफॉर्म हम किन के लिए कर रहे हैं? उन लेबरों के लिए कर रहे हैं जो इनविजिबल हैं, जो इतनी संकुचित क्षेत्र, इतनी निचले तबके में है कि वो नज़र ही नहीं आ रही किसी को। उनके लिए तो हमें वेलफेयर करना है। जो अननोटिस्ड है, जिन्हें अभी तक नोटिस ही नहीं किया गया, जो अनरिकग्नाइज्ड है, जिन्हें अभी तक पहचाना ही नहीं गया और उनके लिए कोई भी रेगुलेशन बनाया नहीं गया, वो अनरेगुलेटेड है, उन्हीं के लिए तो हम लॉज बना रहे हैं। तो ये दूसरा और तीसरा सही जगह, तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा? बी एंड सी स्टेटमेंट लेबर रिफॉर्म्स के हिसाब से बिल्कुल ठीक है, बी एंड सी ओनली। तो ये हो गया हमारा थर्ड वाला। चलिए अब एक क्वेश्चन और है, इसमें आपको इसका आंसर बताना है कमेंट में। अगर आप अच्छे से पढ़ रहे हैं तो बता लेंगे। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम्स वुमेन एम्प्लॉयज गेट बेनिफिट विदाउट कॉन्ट्रीब्यूशन। अब इनमें से कौन सी ऐसी स्कीम है जिसमें वुमेन्स एम्प्लॉयज को बेनिफिट मिल रहा है बिना किसी कॉन्ट्रीब्यूशन के? तो उस स्कीम का नाम बताना है। क्या वो एम्प्लॉयज प्रोविजन फंड, मिसलेनियस प्रोविजन फंड स्कीम है, या एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस है, या मैटरनिटी बेनिफिट है, या इनमें से कोई भी नहीं? इसका आंसर मैं आपको नहीं दूंगी, इसका आंसर आप मुझे देंगे कमेंट में। तो इस वाले क्वेश्चन का क्या आंसर है? ये क्वेश्चन थर्ड है। थर्ड का क्या आंसर है 1 2 3 4 में आपको कमेंट में बताना है। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं, लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। सारा ईपीएफओ की प्रिपरेशन हम आपको बहुत अच्छे तरीके से कराने की कोशिश कर रहे हैं, तो प्लीज़ इसे अप्रिशिएट ज़रूर करें। और अप्रिशिएट का मतलब है कि वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।